बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में अपन जानेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली होती क्या है। और जनरली लोग जो सोचते हैं कि यार सेंट्रीपिटल फोर्स एक नई प्रकार की फोर्स है, इस मिथ को मैं डिबंक करूंगा। बोले तो ये जो मिथ सब लोग सोचते हैं वो एक्चुअली गलत है, तो उसका सही तरीका क्या है, सही कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपसे शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, सभी टाइप के कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल फोर्स के आज आपको क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार सबसे पहले ना मैं क्या करूंगा, कुछ केसेस ले लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली क्या है, कौन है, उसकी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो, जैसे अपन ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में क्या सीखा था, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को सिर्फ मोड़े, उसके मैग्नीट्यूड को ना चेंज करे, राइट। और वो एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता रहता है, तभी अपन उसको सेंटर सीकिंग बोले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम देते हैं। तो यहाँ तक की बातें अपन ने ऑलरेडी कर चुकी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप सीक्वेंस में एक बार देखो, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक फर्स्ट एग्जांपल शेयर करता हूँ। तो इस एग्जांपल में मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली अर्थ के आजू बाजू जो मून रिवॉल्व करता रहता है अर्थ के, तो उसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अगर आप सोचोगे, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे अर्थ जो है मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ जो है वो मून को अपने ऑर्बिट में बांध के रखता है। मतलब जो मून है वो इस ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो यहां से अपन ये समझ सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ देख रही है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी एक प्रकार से। तो यहाँ पे अपन ऐसे बोलते हैं कि मून को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो अपन बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। बोलने का सेंस ये है, मून को ग्रेविटेशनल फोर्स ही सर्कल में घुमा रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ऐसा अपन बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं G मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ मून अपॉन इनके बीच का जो भी दूरी है, मान लेते कुछ d है, उसका स्क्वायर, Gm1 m2 बाय r स्क्वायर आपने सुना होगा। तो हम बोलते हैं मून को सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जो भी फोर्स खींच रही है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही इसको सर्कल में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो इस केस में हमने देखा अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब इसमें अपन ये भी सोच सकते हैं कि जो भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही फोर्स एम ए के बराबर होगा सेकेंड लॉ के हिसाब से, एफ बराबर एम ए। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि एफ ग्रेविटी बराबर एम ए। अब ए कौन सा है, तो अब अपन इसी चीज को थोड़ा और एक्सटेंड करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि बॉडी को सर्कल में घुमा रही है, तो सर्कल में सेकेंड इक्वेशन अगर अपन लिखे एफ बराबर एम ए वाली, तो अपन लिख सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी दिस इक्वल्स टू एम ए, जहां पे ए कौन सा ए होगा, तो आप बोलोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जो मून है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसके पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा, क्योंकि उसमें अल्फा की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एम ए सी आप लिख सकते हो। तो जो भी इसकी वैल्यू है, जैसे जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर इक्वल्स मास ऑफ मून जिसपे ये फोर्स लग रही है, और एक्सेलरेशन बोले तो वी स्क्वायर बाई डी, जहां पे हम ये बोल सकते हैं मून जो है इधर सपोज कुछ v स्पीड से टेंजेंशियली घूम रहा है सर्कल में, तो अपन उसकी v के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। मान लो ये सारी वैल्यूज आप मुझे दे दो, तो मैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मून पता लगा सकता हूँ कि किस स्पीड से वो आजू बाजू घूम रहा है अर्थ के। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है। सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में मैं आपसे शेयर करूंगा एक हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या चल रहा होता है, वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स देखने को मिलता है। तो आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि एक हाइड्रोजन एटम में बीच में एक सिंगल प्रोटॉन होता है, राइट। केमिस्ट्री में इतना आई होप पढ़ा होगा। और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके आजू बाजू ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो अब अपन बोल सकते हैं क्योंकि ये प्लस और माइनस अपोजिट चार्जेस हैं, तो अपन को पता है भैया अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो हम ये बोल सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, जो कि इसको सर्कल में गोल गोल घुमा रहा होगा। अब सपोज मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, तो हम ये बोलेंगे जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से F बराबर एम ए आप लिख सकते हो। अगेन वो जो A होगा, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो वो A AC बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और सेंटर की तरफ है, तो AC ही दे रही होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे एक्चुअली। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिखते हैं K Q1
Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पे आर इसका रेडियस है, Q1 इसका चार्ज है, Q2 इसका चार्ज है। अब प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन Q से अपन बताते हैं चार्ज को, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को मैं प्लस ई लिख सकता हूं और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं माइनस ई करके लिख सकता हूं। परंतु ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, तो इसमें आप जब भी Q1 Q2 की वैल्यूज रखते हो, केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही आप रखते हो। तो मैं ये बोल सकता हूं जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन के द्वारा, तो उसको अपन लिख सकते हैं कि एक कांस्टेंट होता है जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है, ये जो इक्वेशन है, चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम ने दी थी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो 12th क्लास की इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली प्लेलिस्ट को आप जरूर से देखो, उसमें आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं, तो K बराबर ई बाय आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब मैं बोल सकता हूं ये जो फोर्स है दिस इक्वल्स एम ए सी, तो ए सी को आप क्या लिख सकते हो अगेन, तो ए सी को आप वी स्क्वायर बाय आर करके भी तो लिख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर अगेन एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से भी अगर अपन को चार्ज की वैल्यू पता, के कांस्टेंट है वो पता होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लिख रहे हैं, तो V अपन अगेन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहां पे भी आप नोटिस करोगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पे, वही उसको सर्कल में घुमा रहा है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, विच इज नेसेसरी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अलग से कोई नया फोर्स नहीं है, इसी को हम सेंट्रीपिटल बोल देते हैं कि यही वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। ठीक, मूव करते हैं अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ। तो थर्ड एग्जांपल बहुत ही बेसिक है, जिसमें मैं एक सिंपल पेंडुलम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें आप इमेजिन करो, हमने क्या किया, दीवार में खिल्ली ठोक दी, उससे एक रस्सी चिपकाई और उससे एक बॉल को लटका दिया है। एम मास की ये बॉल है, एल लंबाई की रस्सी है। अब मैंने बोला अगर इस बॉल को मैंने टुक से मारा ताकि इसके पास एक हॉरिजॉन्टल स्पीड आ जाए, जिसको मैं v से बताया हूं, तो ये बॉल जो है ये एक ऐसे वर्टिकल सर्कल में घूम सकती है इस तरीके से। सही है, अपन ने इतनी स्पीड दी कि गोल 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 घूमेगी। तो यहां पे अपन बोलेंगे कि इस पे सेंट्रीपिटल अब कैसे लगेगा, तो यहाँ पे एक नई चीज अपन को सीखने को मिलेगी कि अगर मैं बॉल का एफबीडी बनाऊं तो अपन सोच सकते हैं बॉल पे ऊपर रस्सी का टेंशन लगेगा, नीचे धरती खींच रही होगी तो नीचे mg फोर्स लगेगी। परंतु आपने सर्कुलर मोशन के पहले के वीडियोस में भी देखा है कि जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जो भी नेट एक्सेलरेशन होगा, वो सेंटर की तरफ लगेगा। किसका सेंटर, उस सर्कुलर पाथ का सेंटर जिसपे वो बॉडी घूम रही है। तो इस सर्कुलर पाथ का सेंटर यहाँ पे है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर आएगा बाबू, तो आप बोलोगे भैया इस तरफ आएगा AC। तो अब जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर बड़ी फोर्स होती है, अपन ने NLM में सीखा है। तो हम बोल सकते हैं बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर MA। तो अपन लिखेंगे T माइनस mg बराबर MAC। तो यहां पे आप नोटिस करोगे, यहां पे ये नेट फोर्स जो है T माइनस mg, वो सेंट्रीपिटल दे रही है अब की बार। तो कोई सिंगल फोर्स नहीं, यहाँ पे दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन मिलके हमको सेंट्रीपिटल यहाँ पे दे रही है। तो अगेन मैं यहां से लिख सकता हूं T माइनस mg बराबर m v स्क्वायर बाय L। L हो जाएगा अपना, इस रेडियस को मैं L बोल रहा हूँ, सर्कुलर पाथ का रेडियस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है। तो इस इक्वेशन का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या काम आता है ये इक्वेशन, तो हम ये बोल सकते हैं अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया इस पॉइंट पे इस रस्सी में टेंशन बताओ कितनी होगी, तो आप ऐसे करके बताओगे, डायरेक्ट आप T इक्वल टू mg नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो चल रही है, तो उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये जो पार्ट है ये अपना नेट फोर्स इक्वल टू MAC से आया है। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां से हम टेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं T इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई L प्लस mg। तो जो सीखने वाली बात है वो ये सीखना आप हमेशा कि F नेट इक्वल्स टू MAC जब आप लिखते हो तो उसमें ये जो पार्ट होता है ये इफेक्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये कॉज होता है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी NLM में बताया है कि F इक्वल्स टू MA जो होता है वो कॉज इफेक्ट इक्वेशन होता है। मतलब कोई ना कोई बॉडी कुछ फोर्स लगा रही होगी और उसके इफेक्ट में अपन को देखने को मिलता है कि उस बॉडी पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे एक ब्लॉक रखा है, उसको मैं धक्का मारूं तो मैंने कुछ फोर्स लगाई, तो हमें ये देखने को मिलेगा बॉडी चल पड़ी तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा उसमें। तो उस बॉडी को चलाने के लिए जो F फोर्स मैंने लगाया वो रिस्पॉन्सिबल है, और एज एन इफेक्ट कि हमको देखने को क्या मिलेगा कि बॉडी एक्सेलरेशन होके चल पड़ेगी, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ना ये इफेक्ट है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये निकल के आ रहा है ये इफेक्ट है, ये कोई नया फोर्स नहीं है, ये इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है।
जिसकी वजह से उस बॉडी में हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी का एक और बढ़िया एप्लीकेशन में दिखाता हूँ इसी केस का नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में इंटरेस्टिंग बात अपन को ये देखने को मिलेगी कि जब हमने यहां से इस बॉल को प्रोजेक्ट किया कुछ v1 वेलोसिटी से, तो थोड़ी देर बाद ये टेढ़ा हो जाएगा कुछ यहाँ पे और v2 वेलोसिटी इसकी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड चेंज होगी। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि यहाँ पे आके उसकी स्पीड कुछ v2 हो गई। तो अब अगर यहाँ पे इसका एफबीडी बनाए तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे एफबीडी बनाऊं तो टेंशन ऐसा टेढ़ा लगेगा t, इस दिशा में टेंशन लगेगा t। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके डायग्राम को एलैबोरेट करूं तो आप सोचोगे कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकल से ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस पे mg कहाँ लगेगी भाई, इस पे mg यहाँ लगेगी mg, और जो एंगल वाला सबटेंड हो रहा है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से होगा मेरे ख्याल से, थीटा। सही है, अब अपन को ये चीज समझना है, एनएलएम में हमने सीखा था कि भैया फोर्सेस का कंपोनेंट कहाँ लेते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आप नोटिस करोगे टेंशन तो ऑलरेडी भैया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन है, लेकिन mg जो है वो बीच में से टेढ़ा निकला है। तो जो भी आड़ा टेढ़ा पेड़ा निकला हो उसको तोड़ दो इन एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं mg के दो टुकड़े हो जाएंगे और जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो यहाँ पे आएगा mg कॉस थीटा और इस तरफ में आएगा mg साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मैं क्या करूं, आप सोच सकते हो कि इसका क्या चार्ट डालें, क्या ये क्या कर रही है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भैया अब की बार इसके पास जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है कुछ v, तो आप देखोगे सेंटर की तरफ कौन सी फोर्सेस है, अब की बार सेंटर की तरफ t माइनस mg cos थीटा बराबर mac है जो सेंट्रीपिटल देगी। तो अपन लिखते हैं उसको, आप बोलोगे t माइनस mg cos थीटा बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर ma, और ac जो होगा वैसी तरफ होगा ac, तो दिस इक्वल टू mac, तो उसको v2 स्क्वायर बाय r आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अपन को एक चीज और देखने को मिलती है कि इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ झोल है। क्यों, ये वाला फोर्स आ रहा है तो इसी फोर्स के कारण कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा जो वेलोसिटी के अपोजिट होने के कारण वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को कम करेगा। अपन ने सीखा है जब भी फोर्स मूविंग बॉडी के अपोजिट लगे तो बॉडी रुक जाती है। जैसे एक बॉडी यहाँ पे जा रही है और मैंने उसको यहाँ पुश किया तो धीरे धीरे रुक जाएगी, क्योंकि मैंने फोर्स अपोजिट लगाया जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वेलोसिटी के अपोजिट। और जब भी वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी घटती है बढ़ती है, तो आप बोलोगे घटती है सर। और जब भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो एक और चीज आप सोच सकते हो, ये जो mg sin थीटा होगा वो इसके स्पीड को चेंज करेगा, और स्पीड को चेंज करने वाले एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, तो आप बोलोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मैं बोल सकता हूं ये जो mg sin थीटा होगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ma, पर अब की बार आप MAT बोलोगे, जहां पे AT को आप R अल्फा करके भी लिख सकते हो, जहां पे R की वैल्यू है L हो जाएगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वही रेडियस का काम कर रही है। तो इसको आप M इंटू L इंटू अल्फा भी बोल सकते हो। यहां से आपका एंगुलर एक्सेलरेशन निकल के आ सकता है इस इंस्टेंट के लिए। ठीक है, तो यहां से अपन को एक नई चीज ये भी सीखने को मिलती है कि हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकती है और सेंट्रीपिटल भी हो सकती है किसी भी मूविंग बॉडी पे। बस अपन को ध्यान देना है जो उसकी वेलोसिटी को मोड़ रहा होगा वो सेंट्रीपिटल दे रहा होगा, जो उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा होगा, बोले तो स्पीड के अलोंग होगा, पैरेलल एंटी पैरेलल कुछ भी हो सकता है, वो उसकी स्पीड को चेंज कर रहा होगा तो वो हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। बस इसको आप ध्यान रखना। इसी का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, एक गाड़ी जो हिल पे चल रही होगी, क्योंकि एच सी वर्मा जी का बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट और सवाल भी है ये। तो इसको एक सवाल के फॉर्म में अपन सीखते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे एक हिल है और एक वैली है जहां पे एक कार जो है वो v स्पीड से जा रही है। कार का मास कुछ अपन m समझ सकते हैं, m मास की अपने पास कार है, यहाँ पे भी v से जा रही है और यहाँ पे v से जा रही है, मतलब वो v स्पीड से ही पूरे रास्ते में जा रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ऐसे ऐसे। तो हमसे पूछता है वो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगेगा इस कार के ऊपर अगर दोनों जगह स्पीड सेम है। तो सबसे पहले आप सोचो ए पॉइंट ये मान लेता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ। तो ए पॉइंट में अगर सोचेंगे तो ए पॉइंट पे जो गाड़ी है वो इस तरीके से जा रही है कुछ v स्पीड से, तो अपन बोल सकते हैं इस पे mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। अच्छा, इसका सेंटर किस तरफ है, देखो इसका सेंटर इधर नीचे है जिसकी रेडियस कुछ r है। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया, तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि इसका सेंटर नीचे है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नीचे होगा। तो हम बोल सकते हैं बड़ी फोर्स कौन सी होगी, जिधर एक्सेलरेशन होता है, तो आप बोलोगे mg माइनस नॉर्मल बराबर mac, तो नॉर्मल की वैल्यू आपको मिलेगी mg
माइनस AC को लिख देंगे इधर लाके mv² तो यहाँ पे आ गया n at A। इसी तरीके से मैं अगर B के बारे में सोचूंगा तो आप बोल सकते हो यार B में क्या हो रहा है, B में ऐसा जा रहा है तो सेंटर ऊपर की तरफ है, तो अगर मैं B केस में FBD बनाऊंगा तो B केस में नीचे लगेगी mg, ऊपर लगेगी नॉर्मल nb, और इसकी स्पीड इधर है, सेंटर कहाँ पे है, सेंटर ऊपर की तरफ है तो AC भी ऊपर की तरफ आएगा। तो बड़ी फोर्स कौन सी, NB, तो आप बोलोगे NB माइनस mg बराबर MAC, जहां AC को अपन v²/r लिख सकते हैं। तो यहां से आप NB को देखोगे तो आएगा mg, उधर को आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस MAC को v²/r लिख दो। तो यहाँ पे हमको सीखने को ये मिलता है कि जब कोई गाड़ी पहाड़ी के ऊपर से जा रही होगी तो उस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कम लग रहा होगा, क्योंकि वो एक प्रकार से बाहर फेंकाने की कोशिश कर रही होगी, ऐसा अपन सोच सकते हैं। इसके बारे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली वीडियो को आप जरूर से देखना फ्यूचर में जो आने वाली है। देन बी पॉइंट पे जब वो होगा तो उस पे नॉर्मल ज्यादा लग रही होगी, क्योंकि वो जमीन में धसा सी जा रही होगी, अंदर से घुसना चाह रही होगी बट वो घुस नहीं पाएगी। तो बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, ए पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। तो ऐसा कभी सवाल आपके सामने आया तो आई होप आप उसको आराम से हैंडल कर लोगे। तो इस पे फाइनल कॉन्सेप्ट पे अपन चलते हैं, उसी के साथ वीडियो को कंक्लूड कर लेंगे। तो इस फाइनल केस में अपन समझ सकते हैं कि हमारे पास एक टर्न टेबल है। टर्न टेबल क्या होता है, एक टेबल होती है जो घूम सकती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्न टेबल है जिसको मैंने बोला कि वो सेंटर से एक एक्सिस गुजर रही है उसके, और वो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अच्छा, उस पे सेंटर से कुछ छोटू r दूरी पे हमने एक ब्लॉक को रख रखा है। तो ये साइड व्यू है, ये वाला साइड व्यू है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो वो ब्लॉक भी टेबल के साथ ऐसे गोल गोल घूमता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। ये हमारे पास सिचुएशन गिवन है। तो क्वेश्चन ये है कि इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक फंडा आप समझो। पहले अपन को ये बोला गया है सिचुएशन में कि ये जो ब्लॉक है इस टेबल के साथ गोल गोल घूम रही है, तो जो भी टेबल का ओमेगा होगा वही इस ब्लॉक का भी ओमेगा होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके एक लाइन के सारे पॉइंट्स का जो ओमेगा होता है वो सबका ओमेगा सेम होता है। v अलग अलग होती है क्योंकि v बराबर r ओमेगा, r अलग अलग तो v अलग अलग आती है, ये अपन ने सीखा है। देन इसके आगे आप सोच सकते हो कि अगर ये ब्लॉक भी टेबल के साथ ओमेगा एंगुलर स्पीड से गोल गोल घूम रही होगी तो सिर्फ एक लौती फोर्स जो उसको टेबल से चिपका के रखी है वो फ्रिक्शन है। ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा, क्योंकि ये सर्कल में घूम रही होगी मतलब कोई ना कोई फोर्स इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा, राइट, ये भी अपन ने सीखा अभी। तो कोई ना कोई एक फोर्स होगी जो सेंटर की तरफ लग रही होगी, जो सेंट्रीपिटल दे रही होगी, और ये ब्लॉक टेबल से चिपका है मतलब फ्रिक्शन ही लग रही होगी। तो अगर इस ब्लॉक का आप FBD बनाओगे, ये सेंटर है सपोज, तो सेंटर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा जो इसको सर्कल में घुमा के रख रहा है, ठीक है। अब फ्रिक्शन के बारे में हमने सीखा था जितना जरूरत उतना लगेगा, जरूरी थोड़ी है कि मैक्सिमम ही लगे। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, बस इतना लगेगा कि इसको सर्कल में घुमा दे। हम ये नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम लगेगा, आप ऐसा मत करना कि यही फ्रिक्शन मैक्स है, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है, म्यू पता नहीं हमको, है ना। नेक्स्ट चीज, इसमें नीचे लग रही होगी mg, ऊपर लग रही होगी नॉर्मल। तो ये टेबल पे तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में सारी फोर्सेस बैलेंस है अपने पास, और सेंटर की तरफ ये फ्रिक्शन जो है वो इसको सेंट्रीपिटल देगा। तो दिस फ्रिक्शन इक्वल टू MAC अपन करेंगे। तो अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन बराबर MAC, मास ऑफ द ब्लॉक हो जाएगा m, AC को अब की बार अपन ओमेगा² r भी तो लिख सकते हैं क्योंकि AC के दो वेरिएशंस है, v²/r एंड ओमेगा²r, दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि ओमेगा²r में आप ओमेगा को v/r डालोगे तो v²/r आपको मिल जाएगा, दोनों इंटरचेंजेबल है। तो बेसिकली अपन F बराबर MAC, AC को लिख दो ओमेगा² छोटू r, क्योंकि हम हमेशा बॉडी की जो दूरी एक्सिस से वो लेते हैं। इस टेबल का कैपिटल R अगर रेडियस दिया होगा तो उसको मत ले लेना भाई, क्योंकि ब्लॉक का सेंटर से दूरी कितना है, छोटू r। ये टेबल का अगर कैपिटल R भी दिया होगा तो उसको मत लेना, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं तो फ्रिक्शन जो आएगा वो ये m ओमेगा² r के बराबर आएगा। एंड ये क्या फ्रिक्शन मैक्सिमम है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, अपन नहीं बोल सकते। फ्रिक्शन जितना जरूरत उतना लगेगा, तो हो भी सकता है मैक्स, नहीं भी हो सकता मैक्स, पर इतने की जरूरत है तो इतना लग रहा है, अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इन सारे केसेस में आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होती है जो बॉडी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। तो वो फोर्स ही अपन बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि
जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई नई फोर्स नहीं है। तो ये बात खून में खोपड़ी में घुसनी चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई बात नहीं है। कोई भी फोर्स, संसार की कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकती है। उसी को अपन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडिंग बोल देंगे कि वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम और सर्कुलर मोशन की नई नई बातें करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो भाई, क्यों बैठे हो ऐसे। सो लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।